हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का लेक्चर हमारा वापस से ज्योग्राफी का लेक्चर है। थियोरी पोर्शन को हम आगे कंप्लीट करेंगे। एक बार हम थियोरी का कुछ पार्ट कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम उस टॉपिक पर क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे और एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा थियोरी भी चलता रहे और साथ ही साथ हमारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस होने से क्या होता है कि आपको पता चलेगा कि आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है भी या नहीं है। आपके एग्जाम्स में उससे क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं, और अगर बन रहे हैं तो आपसे सॉल्व होता है या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी, अर्थ का क्या शेप होता है, सीजन्स कितने होते हैं, और थोड़ा सोलर सिस्टम के बारे में देखा था। उसके बाद हमने जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट की थी और सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था? अर्थ एंड इट्स इंटीरियर। तो अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। हमने ये भी देखा कि हमें कहाँ से सोर्स मिलता है, इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। तो डायरेक्ट सोर्स था हमारा वोल्केनो, अर्थक्वेक्स, इसी तरीके से कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस भी थे। हमने देखा अर्थ के 3 लेयर्स। तो पहला लेयर सियाल, फिर सीमा एंड थर्ड इज नीफे। इस तरीके से हमने चीज़ें देखी। आज हम स्टार्ट करेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में, कि अर्थ में कितने लेयर्स होते हैं। अभी तो हमने बेसिक ये मोटा मोटा देखा कि 3 लेयर्स हैं, सियाल, सीमा, नीफे। इनके नाम क्या है और इसके अलावा क्या लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सा लेयर की थिकनेस कितनी है, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ की। देखो, एक इस तरीके से हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं अर्थ का। ठीक है। अर्थ के किसी पार्ट को हमने इतना काट लिया और अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं अपर मेंटल। ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो अपर मेंटल वाला पार्ट है आपका, अपर मेंटल। ठीक है। अपर मेंटल के जस्ट बाद आपका क्या आता है? ट्रांजिशन जोन। अभी तक हमने तीन चीज में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था अर्थ को। सियाल, सीमा, नीफे, यानी मेंटल, कोर और क्रस्ट। ऊपर वाला क्रस्ट, बीच वाला मेंटल और दिस इज कोर। कोर, मेंटल में लिख देती हूँ, क्रस्ट। अभी तक हमने सिर्फ ये 3 पार्ट पढ़े थे, अब हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले आपका अपर मेंटल। ठीक। हम मेंटल से ले रहे हैं, इसके ऊपर आपका क्रस्ट एग्जिस्ट करता है, अभी हम क्रस्ट की बात नहीं कर रहे, अभी हम मेंटल से लेते हैं। तो अपर मेंटल, इसके बाद ट्रांजिशन जोन। अपर मेंटल के जस्ट बाद आपका क्या आता है? ट्रांजिशन जोन। और इसके बाद बारी आती है किसकी? लोअर मेंटल की। तो ये जो पूरा पार्ट है आपका, ये पूरा पार्ट एक्चुअली मेंटल का ही पार्ट है। ये तीनों मेंटल के ही पार्ट है। अभी हमने ये देखा मेंटल में कौन सा था? सीमा। तो ये पूरा मेंटल का पार्ट है। अब लोअर मेंटल के बाद आपका आता है आउटर कोर। ये क्या है? आउटर कोर। और सबसे नीचे आपका आता है इनर कोर। इनर कोर। अब हम इनके थिकनेस की बात कर लेते हैं कि किसका कितना थिकनेस होता है। तो सबसे पहले ये आपका, ये जो इनर कोर है, इनर कोर की थिकनेस होती है 6371 किलोमीटर्स। और आपको ये वैल्यूज याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वैल्यूज याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। चलो, तो इसकी जो डेप्थ है या इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? 6371 किलोमीटर्स। इसके बाद शुरू होता है आपका आउटर कोर। तो आउटर कोर आपका जाता है 5154 किलोमीटर्स। ठीक है। फिर देखो क्या है, अपर मेंटल आपका, अपर यहां से यहां तक का जोन, आप अर्थ से आप अपने सरफेस से स्टार्ट करें, क्रस्ट से नीचे आएंगे तो ये आपका 50 to 150 किलोमीटर के बीच में आएगा, ऐसा है।
ठीक है। अब उसके बाद जो ये ट्रांजिशन जोन है वो आपका 660 किलोमीटर तक ट्रांजिशन जोन आता है। आप अपने सरफेस से 660 किलोमीटर नीचे तक आएंगे तो वो आपके ट्रांजिशन जोन वाला पार्ट आएगा। उसके नीचे आप जाते हैं तो वो आता है क्या, लोअर मेंटल। तो लोअर मेंटल कहाँ तक आता है आपका, 2886 किलोमीटर तक, यहाँ तक आपका लोअर मेंटल आता है। और अगर हम इस पूरे की बात करें कि इसकी पूरी डेप्थ कितनी है, तो ये आपकी है 6400 किलोमीटर। और ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, 6400 किलोमीटर, ये वैल्यू याद करना जरूरी है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये जो आपका अपर मेंटल वाला, अपर मेंटल से जो क्रस्ट पे जाने के लिए ये वाला जो जोन है आपका, अपर मेंटल और क्रस्ट का ये जो मीटिंग पॉइंट है, इसको आप कहते हैं मोहोरोविक डिस्कंटिन्यूटी। मैं लिख देती हूँ, और ये याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो भी डिसकंटिन्यूटीज है ना, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। डिसकंटिन्यूटी, ये जो इनका मीटिंग पार्ट है या जो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशनिंग हो रही है, इसको मोहरविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, राइट। और ये आपका लो वेलोसिटी जोन होता है, यानी यहाँ पे अगर वेव्स ट्रेवल करेंगी तो उनकी वेलोसिटी काफी कम होती है। ठीक है, चलो। तो ये हमें पता चल गया ये मोहरविक डिस्कंटिन्यूटी है। अब लोअर मेंटल से अपर मेंटल के बीच में या तो आप ट्रांजिशन जोन कह लो इसको, या फिर आप ये कह लो कि ट्रांजिशन जोन नहीं भी है, मतलब यहाँ बीच में कोई लाइन है। तो लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच में जो ट्रांजिशन होता है या जो वो लाइन होती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, रेपिटीज डिस्कंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं, रेपिटीज डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है। अब ये लोअर मेंटल और आउटर कोर, यहाँ यहाँ ये जब जहां मिलते हैं, इनको हम कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी। गुटेन, और ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बता रही हूँ। गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, ये वाला पार्ट आपका गुटेनबर्ग हो गया। और अब क्या बचा, आउटर और इनर कोर का। तो आउटर और इनर कोर वाला जो पार्ट होता है ये क्या है, लेमन्स लेमन्स डिस्कंटिन्यूटी। ठीक है, आई होप कि आप ये सब याद रखेंगे, और अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये देखते हैं कि ये है हमारा अपर मेंटल। ठीक है, तो जब हम अपर मेंटल से ऊपर क्रस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो क्रस्ट की तरफ बढ़ने के समय क्रस्ट में ही एक पार्ट होता है, और इस पार्ट को, ये क्रस्ट का ही पार्ट है, अपर मेंटल की जस्ट बाद क्रस्ट, और क्रस्ट का ही एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर, ये जो आपका एस्थेनोस्फेयर है ना, इसमें आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट एस्थेनोस्फेयर में पाए जाते हैं। और सॉरी, मैंने क्रस्ट बोला, ये एक्चुअली मेंटल का ही पार्ट होता है, ये अपर मेंटल का एक पार्ट है, और इसी में आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और इसके जस्ट ऊपर क्या आ जाता है, क्रस्ट आ जाता है, यानी अर्थ की सरफेस। और ये भी लो वेलोसिटी जोन है, मैंने आपको बताया था अपर मेंटल लो वेलोसिटी जोन होता है, तो एस्थेनोस्फीयर भी एक लो वेलोसिटी जोन ही है। ठीक है, देख लो एक बार, पूरी डेप्थ कितनी, 6400 किलोमीटर्स। ठीक है, अब अगर आप क्रस्ट से अपर मेंटल में आ रहे हो तो 50 टू 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है या डेप्थ है। उसके बाद 660 किलोमीटर्स तक क्या आ जाता है आपका, ट्रांजिशन जोन, यानी 150 टू 660 किलोमीटर्स तक ट्रांजिशन जोन। अगर हम ट्रांजिशन जोन को अपर मेंटल में कंसिडर कर ले तो 660 किलोमीटर तक ही आपका अपर मेंटल आएगा। या इसके लिए मैं एक और बना देती हूँ ट्रांजिशन जोन को हटा के, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। सेम डायग्राम है, सेम ये हमने एक एरिया ले रखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका, क्रस्ट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आउटर क्रस्ट, आउटर
क्रस्ट, आउटर क्रस्ट बहुत ही पतला होता है, ठीक। अच्छा, एस्थेनोस्फियर इसके बाद आता है, तो बना लेते हैं एस्थेनोस्फियर। एस्थेनोस्फियर, एस्थेनोस्फियर किसका पार्ट है? मेंटल का पार्ट है, आपको पता है। उसके बाद अपर मेंटल, यहाँ पे अपर मेंटल बना लो, अपर मेंटल। अपर मेंटल के बाद कौन आएगा? लोअर मेंटल, लोअर मेंटल। लोअर मेंटल के बाद आपका आउटर कोर, आउटर कोर। और सबसे नीचे सबसे अंदर आपका आता है इनर कोर, इनर कोर, राइट। तो आउटर क्रस्ट, उसके बाद एस्थेनोस्फियर, एस्थेनोस्फियर के बाद अपर मेंटल, देन लोअर मेंटल, देन आउटर कोर, और उसके बाद लास्ट में कौन सा? इनर कोर, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्रस्ट है, और ये जो लाइन मैंने बनाई है ये क्या है? आउटर क्रस्ट, और ये क्रस्ट। चलो, ये तो आप सबको पता चल गया कि कौन सी डिसकंटिन्यूटी क्या है। इस वाले को आप मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे, जो क्रस्ट और जो एस्थेनोस्फेयर और अपर मेंटल को अलग करती है, या जो क्रस्ट और अपर मेंटल को अलग करती है, ये भी कह सकते हो, ठीक है। यानी ये अभी अगर हम इसको मेंटल का पार्ट मान लें एस्थेनोस्फेयर का, तो ये आपका क्या आ जाएगा? मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। जो अपर मेंटल और लोअर मेंटल को अलग करती है वो रेपिटीज डिसकंटिन्यूटी। देन लोअर मेंटल और आउटर कोर के लिए गुटेनबर्ग, आउटर कोर और इनर कोर के लिए लेमन्स, ठीक है। इतना समझ गए? अब देखो, ये आपका क्या है? इनर। जो आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट को अलग करेगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कोनार्ड्स डिसकंटिन्यूटी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोनार्ड्स डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये भी याद रखना। चलो, अब देख लेते हैं। ये जो आपका क्रस्ट का एरिया है ये लगभग 30 किलोमीटर के आसपास का होता है, 30 किलोमीटर आप कह सकते हैं, ठीक है। एस्थेनोस्फेयर पूरा आपका लगभग 400 किलोमीटर तक होता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये जो अपर मेंटल वाला आपका ये पूरा पार्ट है, अपर मेंटल आपका 700 किलोमीटर की डेप्थ होती है इसकी। लोअर मेंटल की डेप्थ कितनी होती है? तो लोअर मेंटल की होती है 2900 किलोमीटर्स। फिर आउटर कोर, तो इस पूरे आउटर कोर की 5156, मतलब आप ऊपर से आ रहे हैं यहाँ से 5156 किलोमीटर यहाँ तक है, इधर से इधर तक, ठीक है। एंड देन इनर कोर बचा, तो इनर कोर कितना? 6371। देखो, यहाँ से यहाँ तक 30 था, यहाँ तक 400 हो गया, ये आपका 700 हो गया, फिर यहाँ तक आ गए तो 2900 हो गया, फिर नीचे आए तो ये 5156 किलोमीटर तक आए, और फिर उसके नीचे 6371। टोटल हम बोलते हैं कि 6400 किलोमीटर तक की बात है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, ये जो मेंटल होता है ये मेंटल आपका पूरा सॉलिड ही होता है, ठीक। तो मेंटल सॉलिड है, आउटर कोर लिक्विड होता है, और इनर कोर वापस से सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, और ये मेंटल इज पूरा सॉलिड, ठीक है। चलो, अब और ये जो एस्थेनोस्फेयर होता है ना, ये सेमी मोल्टन, वैसे इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ये सेमी मोल्टन कंडीशन में होता है। सेमी मोल्टन मतलब ना पूरी तरीके से लिक्विड है ना पूरी तरीके से सॉलिड, ये कुछ बीच का कंडीशन है, यानी लिक्विड की तरफ बढ़ रहा था पर बीच में रुक गया। सॉलिड से लिक्विड में जाने के बीच का प्रोसेस है ये एस्थेनोस्फेयर का। और क्रस्ट आपको पता ही है, अर्थ का सरफेस कैसे होता है? सॉलिड होता है, तो क्रस्ट आपका सॉलिड रहेगा। तो ये थी लेयर्स ऑफ अर्थ, और इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। इसके अलावा प्लेट टेक्टोनिक्स हम बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हमने देखा
पहले ही हमने अर्थक्वेक के बारे में थोड़ी चीजें पढ़ ली है। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि अर्थक्वेक का डेफिनेशन क्या होता है, तो अर्थक्वेक आर ट्रेमर्स, हम लिख सकते हैं दीज आर ट्रेमर्स, these are tremors felt on surface of earth. These are tremors felt on surface of earth due to, किस वजह से अर्थक्वेक आता है? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, अचानक से एनर्जी रिलीज होती है अर्थ के अंदर से और उसकी वजह से हमें अर्थक्वेक फील होता है, ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक, तो ये होगी अर्थक्वेक की आपकी डेफिनेशन। अभी देखो, ये अर्थ का मान लो एक पार्ट है, ये कहीं एपिसेंटर है, एपिसेंटर यानी फोकस पॉइंट, जहां से आपका जहां पे कुछ हुआ, जहां से एनर्जी अचानक से रिलीज हुई, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई और ये जो वेव्स है वो ट्रेवल करके अर्थ के सरफेस पे गई और इन्हीं जो वेव्स सरफेस पे जा रही हैं इनसे ही हमें अर्थक्वेक फील होगा। तो जो वेव सरफेस पे जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? सरफेस वेव्स। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है, सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था। और जो वेव्स अर्थ के बॉडी में रह जाती हैं इनको क्या कहते हैं? बॉडी वेव्स। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप पिछला लेक्चर देख लेना। देखो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये देखो, ये क्या थी? सरफेस वेव्स। जो सरफेस तक आई, जो बॉडी में रह गई, वो कौन सी थी? बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स को हमने फिर से बाइफरकेट किया था प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स में। ठीक है, तो प्राइमरी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और सेकेंडरी वेव कौन सी वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव। तो जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड दोनों में ट्रेवल करेंगी, यानी वो कोर में ट्रेवल करेंगी। आपको पता है कोर का पार्ट लिक्विड है, अभी देखा हमने, ये देखो लिक्विड, तो ये कोर तक ट्रेवल करेंगी। और जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो केवल सॉलिड में ट्रेवल करेंगी। प्राइमरी वेव्स की जो स्पीड है वो कितनी है? 10 to 12 किलोमीटर पर सेकेंड और सेकेंडरी वेव की 4 to 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बॉडी वेव्स के बारे में हमने यहाँ पे देखा था। अब हम आज बात करेंगे सरफेस वेव्स की। ठीक है, तो देखो सरफेस वेव्स को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। पहला क्या होता है? आर वेव्स, जिनका नाम है रेले वेव्स, पर हम उनको आर वेव्स भी कहते हैं। और दूसरा आपका होता है एल वेव्स, या फिर इनको आप लव वेव्स भी कहते हैं। तो रेले वेव्स या आर वेव्स क्या है? देखो, ऐसी वेव्स जिनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, यानी जो एस से ट्रेवल करती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करेंगी। जब आर वेव्स ट्रेवल करेंगी तो आपको लगेगा कि अर्थ के अंदर कुछ सिलेंड्रिकल चीज है, कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और वो रोल कर रहा है, मतलब एनर्जी ऐसे फ्लो करेगी कि अर्थ के सरफेस पे अंदर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट रोल डाउन करके जा रहा है। इससे क्या होती है? जो आपकी रॉक्स होती है ना, वो टू एंड फ्रो मूव करती है, मतलब आगे पीछे मूव करेंगी। और ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है, ये लेस डिस्ट्रक्टिव होती है, माइनर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है बस, इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता। तो ये हो गई आर वेव। आर वेव में आपको क्या याद रखना है कि केवल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, नो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक, एल वेव्स की बात करें, जिनको आप लव वेव्स भी कहते हैं, तो ये जो है इनमें हॉरिजॉन्टल भी होता है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, दोनों टाइप का डिस्प्लेसमेंट होगा। ग्राफ के थ्रू देखो, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे भी चलेंगी और ऐसे भी चलेंगी, यानी यहाँ देखो हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रही है और वर्टिकली भी मूव कर रही है, तो ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, इससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। ये जो रॉक्स है, ये पूरे रॉक्स को टुकड़ा टुकड़ा तोड़ देती है। तो दो टाइप की वेव्स हो गई, आर वेव्स जिनको रेले वेव्स कहते हैं, एल वेव्स, ये दोनों किसके टाइप्स हैं? ये दोनों सरफेस वेव्स के टाइप्स हैं। बॉडी वेव्स हमने देखा था, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। बॉडी वेव्स के दो टाइप थे, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। दोनों की जो स्पीड है वो भी याद रखना जरूरी है।
प्राइमरी सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों में जाती है, सेकेंडरी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में जाती है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लेना, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और ये है लेयर्स ऑफ अर्थ। प्लेट टेक्टोनिक्स रह गया है, जो कि हम कभी और किसी दूसरे लेक्चर में करेंगे। अभी बेसिकली यहाँ पे हमारा इनर लेयर्स ऑफ अर्थ का टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही है, इनर इनर लेयर्स ऑफ अर्थ। तो इसके कुछ एमसीक्यूज हैं जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू।